कितनी देर हो गई है, कहा था इसे कि नाश्ता जल्दी तैयार कर लेना, पर इसे तो कुछ समझ ही नहीं आती। सिमरन ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। आंगन में तुलसी के चबूतरे पर लगी अगरबत्ती की खुशबू ने पूरे घर को महका दिया था। सिमरन अभी अभी पूजा करके रसोई घर में गई ही थी कि दादी माँ ने रोज की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरे ओ सिमरन, पूजा पाठ का ढकोसला खत्म हो गया तो चाय वाय मिलेगी कि नहीं? ऐसी भी कौन सा सुख दिया है भगवान ने? मेरे हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियाँ छीन ली। बोलते हुए दादी माँ ने गुस्से से अपनी भौं सिकोड़ ली थी। सिमरन ने रसोई में से झांकते हुए कहा, चाय बन गई है दादी माँ, अभी लाती हूँ। माथे पर बिंदी, दोनों कलाइयाँ कांच की चूड़ियों से भरी हुई, लाल रंग के सलवार कमीज में सिमरन किसी नई दुल्हन सी दिख रही थी। दादी माँ को चाय देकर सिमरन मुड़ी ही थी कि उन्होंने फुसफुसाना शुरू कर दिया। आदमी का तो कुछ अता पता नहीं है, जिंदा भी है कि नहीं, फिर भी ना जाने क्यों इतना बन-सवर कर रहती है। सिमरन ने सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर दिया था और करती भी क्या। उसके दिन की शुरुआत रोज ऐसे ही दादी माँ के तीखे शब्दों से होती थी। दादी माँ को चाय देने के बाद सिमरन अपने ससुर को चाय देने के लिए उनके कमरे में जाने लगी तो उन्होंने उसे आवाज़ देकर कहा, सिमरन बेटा, मेरी चाय बाहर ही रख दे, मैं उधर ही आकर पी लूँगा। जी पापा, बोलकर सिमरन वापस चली आई थी। सिमरन के ससुर अशोक जी रिटायर आर्मी ऑफिसर थे। उनका बेटा कुणाल भी सेना में जवान था। सिमरन कुणाल की पत्नी थी। 3 साल पहले ही कुणाल और सिमरन का ब्याह हुआ था और ब्याह के 2 से 4 दिन बाद ही कुणाल को किसी खुफिया मिशन पर जाने के लिए सेना में वापस बुला लिया गया था। इस बात को 3 साल बीत चुके थे, पर अब तक कुणाल वापस नहीं लौटा था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। इसलिए फौज की तरफ से उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। कुणाल के लापता होने की खबर से अशोक जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा था, जिसके चलते वे कोमा में चली गई थी। डॉक्टर का कहना था कि कुणाल की वापसी ही उनके लिए दवा का काम कर सकती है। सिमरन को विश्वास था कि कुणाल जिंदा है और एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके इस विश्वास को कायम रखने के लिए अशोक जी पूरा सहयोग देते थे। उन्हें सिमरन का पहन ओढ़ कर रहना पसंद था। कुणाल के हिस्से का लाड प्यार भी वे सिमरन पर ही लुटाते थे। सिमरन ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुर ने एक बुटीक खुलवा दिया था। तब दादी माँ ने इस बात का भरपूर विरोध करते हुए कहा था कि समय काटने के लिए घर के काम कम होते हैं क्या? पर अशोक जी ने उनकी एक ना सुनी थी। सास की बीमारी के बाद घर के कामकाज की पूरी जिम्मेदारी सिमरन के कंधों पर आ गई थी। बुटीक के साथ वह घर भी बखूबी संभाल रही थी, पर दादी माँ हमेशा उससे नाराज ही रहती थी। उन्हें सिमरन का साज श्रृंगार करना, गाड़ी चलाना, बुटीक जाना बिल्कुल नहीं सुहाता था। वे सिमरन को ताने मारने का एक भी मौका अपने हाथों से जाने नहीं देती थी। समय बीतता जा रहा था। कुणाल की माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। इस बीच सिमरन के माता पिता कई बार उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए, पर हर बार उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सिमरन का कहना था कि कुणाल वापस आएगा तो उसे यहाँ ना पाकर परेशान होगा और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी अब मेरी है। अब ससुराल ही मेरा मायका है। अशोक जी को सिमरन की ऐसी सोच और समझदारी पर बहुत गर्व होता था। एक दिन अशोक जी के करीबी दोस्त कर्नल निकेतन घर आए और बोले, अशोक, मैं एक प्रस्ताव लेकर तेरे पास आया हूँ। कैसा प्रस्ताव? अशोक जी ने पूछा।
इसके बाद उन दोनों दोस्तों ने बहुत देर तक साथ में समय बिताया और बातें की। फिर कर्नल निकेतन जाते जाते बोले, मुझे तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कर्नल निकेतन के जाने के बाद अशोक जी काफ़ी दिन तक किसी गहरी सोच में डूबे रहे। सिमरन ने कई बार पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने चिंता की कोई बात नहीं बोलकर उसे टाल दिया। पर मन ही मन वे सिमरन के लिए एक बड़ा फैसला ले चुके थे, जिसकी चर्चा सिमरन के माता पिता से करने के लिए आज वे उसके मायके जा रहे थे। सिमरन इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। सिमरन के बुटीक जाते ही अशोक जी घर से निकल गए थे। उन्हें अचानक यूं देखकर सिमरन के माता पिता थोड़े चिंतित हो उठे थे। सिमरन के पिताजी ने हाथ जोड़कर अशोक जी से पूछा, आप अचानक यहाँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, अशोक जी बोले। मैंने सिमरन के लिए एक फैसला लिया है, जिसमें आप दोनों की राय लेना जरूरी था। यह सुनकर सिमरन के माता पिता एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। सिमरन की मां ने बड़े ही उतावलेपन से पूछा, कैसा फैसला भाई साहब? अशोक जी ने कहा, सिमरन के दूसरे ब्याह का फैसला। यह आप क्या कह रहे हैं? यह कैसे मुमकिन है? सिमरन के पिता ने हैरानी से अशोक जी से बोले, क्यों मुमकिन नहीं है? कुणाल की वापसी अब एक सपने जैसी है। 4 दिन की शादी को निभाने के लिए सिमरन अपनी पूरी जिंदगी अकेलेपन के हवाले कर दे, ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। उस बच्ची के विश्वास पर अपने यकीन की मोहर अब और नहीं लगा सकता। बिना किसी दोष के वह एक अधूरेपन की सजा क्यों काटेगी? पर भाई साहब, सिमरन की मां ने बीच में बोलना चाहा तो अशोक जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, पर मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। इतना कहकर वे आगे बोले, मैं अपने बेटे के मुंह में सिमरन के भविष्य की बलि नहीं चढ़ाने दूंगा। आज मेरी जगह कुणाल भी होता तो सिमरन के लिए इस तरह की अधूरी जिंदगी उसे कभी स्वीकार नहीं होती। आप दोनों ने उसे जन्म दिया है। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने के पहले आपको इसकी सूचना देना मेरा फ़र्ज़ था, इसलिए चला आया, वरना सिमरन का कन्यादान करने का फैसला मैं ले चुका हूँ। अब आज्ञा चाहता हूँ। अशोक जी के जाने के बाद सिमरन के माता पिता बहुत देर तक सोचते रहे कि वे अपनी बेटी के भविष्य के बारे में इतनी गहराई से नहीं सोच पाए। पर अशोक जी जैसे लोग बहू को बेटी की तरह रखकर अपनी सोच का सैलाब कितना ऊपर उठाए हुए हैं। सिमरन के दूसरे ब्याह के बारे में सोचते समय कुणाल का चेहरा ना जाने कितनी बार उनकी आंखों के सामने घूमा होगा। सिमरन के मायके से लौटने के बाद अशोक जी अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। सिमरन शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही चली गई थी। चाय का कप टेबल पर रखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ पापा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सब ठीक है बेटा, उन्होंने जवाब दिया और कहा, आ थोड़ी देर मेरे पास बैठ, तुझसे कुछ बात करनी है। जी पापा, बोलकर सिमरन उनके पास बैठ गई। अशोक जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, कुणाल की गैर मौजूदगी में तूने इस घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ हम सबको बहुत अच्छे से संभाला है। अपने छोटे बड़े हर फर्ज को तूने प्यार और अपनेपन से निभाया है। इतना ही नहीं, अपनी दादी माँ के रूखे बर्ताव के बाद भी तू कभी उनकी सेवा करने से पीछे नहीं हटी। अगर मैं यह कहूँ कि कुणाल की कमी तूने कभी महसूस ही नहीं होने दी, तो यह गलत नहीं होगा। पर अब नहीं बेटा, मैं चाहता हूँ कि कुणाल की चंद यादों का जो दायरा तूने अपने आसपास बना रखा है, उसे तोड़कर तू बाहर निकले और ज़िंदगी में आगे बढ़े। सिमरन ने कहा, आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? कुछ हुआ है क्या? कुणाल की कोई खबर आई क्या? बोलिए ना पापा, क्या हुआ है? सिमरन बेचैन हो उठी थी। अशोक जी ने
भरे हुए गले से कहा, कोई खबर नहीं आई कुणाल की और ना ही आएगी। उसकी वापसी की उम्मीद अब छोड़नी होगी हमें। सिमरन जोर से चिल्लाते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। इतने साल से पति के बिछड़ने का दर्द जो उसने अपने अंदर दबा कर रखा था, वह आज आंसुओं की धार के साथ बहता जा रहा था। अशोक जी ने सिमरन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज यह लाचार और बेबस पिता तुझसे कुछ मांगना चाहता है। बेटा, मना मत करना। बहुत सोच समझकर मैंने तेरा कन्यादान करने का फैसला लिया है। सिमरन ने चौंकते हुए कहा, पापा आप भी। कमरे से बाहर जाते जाते वह रुकी और बोली, आप गलत कह रहे हैं पापा। अगर कुणाल की कमी मैं पूरी कर पाती तो मम्मी आज अस्पताल में कोमा में ना होती, दादी माँ को मुझसे इतनी नफरत ना होती और आज आप मुझे इस घर से विदा करने की बात नहीं करते। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। सिमरन के जाने के बाद अशोक जी सोच में पड़ गए थे कि इस बात को 8 दिन बीत चुके थे। अशोक जी अपने फैसले पर अटल थे। उनके इस फैसले से दादी माँ बहुत नाराज़ थी और दादी माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी थी। अशोक जी एक बार फिर सिमरन को समझाने की उम्मीद से उसके बुटीक पहुंच गए थे। उन्हें देखते ही सिमरन ने कहा, अरे पापा, आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं बेटा, शाम की सैर के लिए निकला था। अशोक जी बोले, सोचा तुझे देख लेता हूँ, तेरा काम खत्म हो गया हो तो साथ में घर चलेंगे। सिमरन ने कहा, पापा मुझे थोड़ा समय और लगेगा। ठीक है। अशोक जी बोले, मैं बाहर तेरा इंतजार करता रहूं, आ जाना। थोड़ी देर बाद बुटीक बंद करके सिमरन अपनी कार लेकर बाहर आ गई। अशोक जी ने उसे कहा, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ। कार चलाते हुए अशोक जी ने फिर अपनी बात शुरू की और सिमरन से कहा, तूने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया बेटा, और उस दिन तूने आप भी ऐसा क्यों कहा था? सिमरन ने कहा, कुणाल ने मिशन पर जाने से पहले मुझे कसम दी थी कि अगर वह वापस नहीं लौटा तो मैं उसके इंतज़ार में अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं निकालूंगी और एक नई शुरुआत करूंगी। उस दिन आपने भी वही बात कह दी। आप ही की तरह शायद वह भी मुझे अपने से दूर करना चाहता था। अशोक जी को इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि कुणाल के बारे में उनकी सोच गलत नहीं थी। वह भी सिमरन के लिए इस तरह की अधूरी ज़िंदगी नहीं चाहता था। अशोक जी अपने फैसले पर अब और ज़्यादा मजबूत हो गए थे। उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुझे याद है कुछ दिन पहले कर्नल निकेतन अपने घर आए थे। वे अपने बेटे नीरज के लिए तेरा हाथ मांगने आए थे। नीरज की पहली पत्नी का शादी के 4 महीने बाद ही देहांत हो गया था। वह अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वह अभी यहीं है और कुछ दिन में वापस जाने वाला है, इसलिए उन्हें शादी की जल्दी है। कर्नल निकेतन को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। बेहद सुलझे और समझदार लोग हैं। तू बहुत खुश रहेगी और तुझे तो नीरज के साथ अमेरिका में ही रहना होगा। इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे बेटा, अशोक जी ने जोर देते हुए सिमरन से कहा। सिमरन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था पापा कि आपके लाड प्यार का कर्ज मुझे एक दिन आपसे दूर जाकर चुकाना पड़ेगा। अशोक जी ने सिमरन और नीरज का रिश्ता तय कर दिया। सिमरन के माता पिता को भी खबर दी गई। शादी का दिन आ चुका था। बंगले की सजावट अशोक जी ने सिमरन की पसंद के लाल गुलाब के फूलों से कराई थी। बारात जैसे ही बंगले के सामने पहुंची तो अशोक जी ने सभी का स्वागत किया। थोड़ी देर बाद सिमरन की मां उसे मंडप में ले जाने के लिए आई तो सिमरन ने कसकर अपनी मां के हाथों को पकड़ा और कहा, मुझसे यह नहीं होगा मां, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों
बार बार ऐसा लग रहा है कि कुणाल यहीं कहीं आसपास है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। यह सब होने से रोक दो माँ। सिमरन अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए बोली और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। सिमरन की माँ उसके बेसुध होने की सूचना देने बाहर आई तो उन्होंने देखा कि फौज की एक गाड़ी बंगले के बाहर आकर रुकी है। उसमें से सेना के 2 जवान उतरे। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर काला चश्मा पहने एक शख्स को गाड़ी से नीचे उतारा। विवाह समारोह में आए सभी लोगों की नज़र बड़ी हैरानी से उस शख्स को देख रही थी। उसे देखते ही अशोक जी की आंखों से आंसू का सैलाब उमड़ पड़ा। कुणाल मेरे बेटे, तूने बहुत इंतजार कराया। बोलते हुए अशोक जी ने उसे अपने सीने से लगाकर बेटे की वापसी की तरफ को शांत कर दिया। सिमरन की माँ खुशी से भागते हुए अंदर गई और उन्होंने सिमरन के ऊपर पानी के छींटे मारे। फिर जोर से उसे झकझोर कर बोली, उठ बेटा, बाहर जाकर देख, तेरे विश्वास ने आज तेरे सुहाग की वापसी कर ही दी। सिमरन सभी मर्यादाओं को लांघ कर गिरती पड़ती भागते हुए बाहर गई और कुणाल से जा लिपटी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, आखिर आपने मेरे विश्वास की लाज रख ही ली। कुणाल शोरगुल की आवाज़ से दादी माँ भी बाहर आ गई थी। कुणाल को देखकर अपने आंसुओं के बहाव को रोक नहीं पाई थी। कुणाल ने सिमरन से कहा, मेरी वापसी एक अधूरेपन के साथ हुई है। सिमरन, लड़ाई में मैं अपनी दोनों आंखें गंवा चुका हूँ, जिसे अब खुद हर समय सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। वह तुम्हारा सहारा क्या बनेगा? सिमरन ने चिल्लाते हुए कहा, यह कैसी बात कर रहे हैं आप? हम पूरी जिंदगी के साथी हैं। हमें एक दूसरे के सहारे और हमदर्दी की नहीं बल्कि साथ की ज़रूरत है। इतना कहकर सिमरन ने अपना हाथ कुणाल के आगे बढ़ाया और कहा, आप देंगे ना मेरा साथ? नीरज इतनी देर से दूर खड़ा होकर सब देख रहा था। उसने कुणाल का हाथ पकड़कर अपने हाथों से सिमरन के हाथ में दे दिया। सिमरन कर्नल निकेतन के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए अंकल। इस घर और कुणाल को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। कर्नल निकेतन ने सिमरन के सिर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दे दिया। दोस्तों, देश के जवान देश के लिए सरहद पर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं और घर पर उनके माता पिता और पत्नी इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि उनका बेटा उनसे मिलने ज़रूर आएंगे, और यह सोचकर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उनके परिवार का सदस्य देश की रक्षा में दिन रात लगा रहता था। पाठकों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।